नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा में लगातार गतिरोध पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जताई नाराजगी। कहा, सभी पक्ष करें आत्मनिरीक्षण। असहमति, अवरोध और आंदोलन के बीच फर्क करने की नसीहत। नोटबंदी मसले पर विपक्ष का राष्ट्रपति से दखल की मांग। देश को आर्थिक आपदा से बचाने की अपील। सरकार पर लगाया संसद में बोलने से रोकने का आरोप। प्रधानमंत्री का डिजिटल अर्थव्यवस्था को जीवन शैली बनाने की अपील। कहा, पुराने मामलों में अफसर नहीं करेंगे तंग। कांग्रेस पर देश की बजाय पार्टी हित को तरजीह देने का आरोप। किसानों की कर्ज माफी पर प्रधानमंत्री से मिले राहुल गांधी। 2 करोड़ से ज्यादा किसानों की मांग का सौंपा ज्ञापन। रबी की बुआई पर असर को लेकर शरद पवार ने जताई चिंता। नोटबंदी के बाद अब तक 316 करोड़ रुपए जब्त। 50% जुर्माना देकर अघोषित आय का कर सकते हैं खुलासा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कल से शुरू। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा की कार्रवाई आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। नोटबंदी के मसले पर पूरे सत्र में दोनों सदनों में गतिरोध देखा गया। इस हालात पर राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सभी पक्षों से आत्मनिरीक्षण करने की अपील की। Honorable members, the 241st session of the Rajya Sabha शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने लगातार अवरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी पक्षों ने नियमों का उल्लंघन किया है। I would not have to repeat what I said at the conclusion of the 221st session in December 2013. My hope stands belied. Regular and continuous disruptions characterized this session. The symbolism of dignified protest, so essential for orderly conduct of parliamentary proceedings, was abandoned. सभापति ने सभी पक्षों से आत्मविश्लेषण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गतिरोध की वजह से आमजनों से जुड़े प्रश्न सदन में नहीं उठ सके। All sections of the House need to introspect on the distinction between dissent, disruption, and agitation. The House functioned on the first day of the session and had a useful discussion on demonetization on November 16 and on November 24, which remained inconclusive. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सदन में सिर्फ दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देते समय ही शांति रही। उन्होंने कहा कि सदन में कार्यवाही सिर्फ पहले दिन ही चल सकी। सभापति ने ये भी कहा कि नोटबंदी पर सिर्फ 16 नवंबर और 24 नवंबर को चर्चा हो सकी, लेकिन वो भी अधूरी रही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इधर लोकसभा की कार्रवाई को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन में करीब पूरे शीतकालीन सत्र में ज्यादा समय गतिरोध बना रहा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में 21 बैठकों में मात्र 19 घंटे ही कामकाज हुआ और अवरोध के चलते 92 घंटे का कीमती समय बर्बाद हुआ। लोकसभा में सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए। वहीं कर अधिनियम संशोधन विधेयक और निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक पारित हुआ। साथ ही लोक महत्व के 124 मामले उठाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि आगामी सत्रों में काम बिना व्यवधान के होगा। मुझे आशा है कि आगामी सत्रों में कोई व्यवधान नहीं होगा और हम सभी बेहतर ढंग से कार्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सार्थक चर्चाएं एवं सकारात्मक विचार विमर्श होंगे। तो विंटर सेशन में जिस तरीके से काम की उम्मीद थी संसद के अंदर, वो नहीं हो पाया है। राज्यसभा में जिस तरीके से बहस होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। हालांकि चेयर ने पूरा प्रयास किया और वो चिंता भी दिखी चेयरमैन की ओर से। इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन सर हैं।
कुरियन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सर, जो विंटर सेशन था, एक डिबेट जो होनी चाहिए थी, जो टाइम अलॉटेड थे, वो कुछ भी नहीं हो पाया। हालांकि चेयर ने काफी ट्राई किया, लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग? No, yes, you are correct. The chair tried very much to see that there is smooth functioning of the House, but unfortunately, it did not happen. You know what happened because the opposition made a demand which was not acceptable to the government, and we thought that there will be some agreement, some settlement. There will be dialogue outside the House so that opposition and government will come to an understanding. Unfortunately, that did not happen, and both sides took to the extreme position. Both opposition and government took the extreme position. There was no compromise, and therefore the whole session was a washout. I am really disappointed and sorry for that. Sometimes I feel I am also a failure, that I am also not able to conduct the House smoothly. It is part of my failure also, I feel like that. But in any case, it is most disappointing that the entire House is entire session is washed out. And you see, members are sent to the House, but people have elected the representatives not to disrupt, not for shouting slogans, but to debate, discuss, and take decisions. Decision may be approving or approval or disapproval. Right. No problem in that. But members are expected to do that. Shouting slogan, disruption is not acceptable. You kindly remember what our respected Rashtrapati ji has said. He also requested members, please debate. But unfortunately, debate, discussion and decision, that is what is needed in the House, and not disruption. If there is no debate and discussion, that means there is no democracy at all. Very true, sir. It is what is happening. It is only anarchy, according to me, what happened. सर, क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं, जो बड़े इश्यूज हैं, वहां पर जो रोड पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो अब पार्लियामेंट के अंदर उस मंच का इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये वजह दिखती है, या फिर आपकी नजर में कुछ और रीजन है? No, see, you see major issues which are in the public domain, but in the parliament is expected to debate. You see, opposition can raise all the issues and elicit answers from the government, and opposition can grill the government, and the parliament proceedings is watched by the entire nation. You know, it is being telecast, so the people will also understand the right or wrong of each issue. That opportunity is gone because there was no debate. So actually, the whole session has become, unfortunately, to nothing. That is what happened. What is the way out, sir? क्या है रास्ता आगे के लिए? अब कैसे वापस मैं कहूं कि डायलॉग होगा, चर्चा होगी, डिबेट होगी? रास्ता था. No, there was, my feeling is that there was way, रास्ता था, लेकिन genuine and sincere efforts were not perhaps made. Said, what is the issue which cannot be settled with dialogue, with Right, sir. discussion? But that dialogue should be, an atmosphere should be created for that, a conducive atmosphere should be created for that, and both government and opposition should come together. Yes, certainly the government should take initiative, and the opposition should not adhere to stick to the extreme, take the extreme position, and try to thwart any effort for settlement. But unfortunately, perhaps maybe there was no proper initiative, and also unfortunately the opposition stuck to their extreme position, and therefore both sides could not come to settlement. This is what happened, and I pray and hope that such washout of the whole session should not be repeated in future. बहुत अहम बात आपने कही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से कोशिश आपने की आप चेयर ने, और फिर भी मुश्किल हालात में हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई, और जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी और जो जनता का भरोसा कायम होता, वो बहुत जी. हेलो, गो अहेड सर. हेलो.
You see, chair is only an umpire, I tell you. Chair is neutral. Chair can only facilitate to some extent, but only if the political parties and the representative of the people, they genuinely have a desire, genuinely come together and discuss, the problem will be solved. Chair can only facilitate it. Chair is actually only an umpire. So chairs hands are limited to that extent, and hands are tied also to that extent beyond a point, because when there is political demand, chair cannot do anything. You see, when there is political demand, right, chair cannot do anything. The political demand or the opposition is to be met by the government. Government only. Chair cannot do anything in that. That is why, to that extent, chair is helpless, I am telling you. थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया और इस अहम मसले पर हमारे साथ आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। खबरों फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का, और ब्रेक पर कुछ और बड़ी खबर। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आज फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगाई। मौजूदा हालात को आर्थिक आपदा बताते हुए विपक्ष ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एनसीपी और वाम दलों के नेता शामिल नहीं हुए। पूरे शीतकालीन सत्र में नोटबंदी का मुद्दा उठाने वाले विपक्षी दलों ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति से मुलाकात की। शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि सरकार ने नोटबंदी पर चर्चा नहीं होने दी और इससे लोगों की दिक्कतें सदन में नहीं रखी जा सकी। सरकार हर बात को नकारी, असहमति दी, कोऑपरेशन नहीं दिया और जो लोकतंत्र के हर उसूल को उन्होंने तोड़ा और हम उन उसूलों को अपहेल्ड करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे को ये सदन को उन्होंने ठीक ढंग से नहीं चला। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसमें विफल हुआ है। It was a hasty decision we have submitted to Honorable President. It was unprepared, and this decision caused tremendous difficulties to the common masses. राष्ट्रपति से मुलाकात में समाजवादी पार्टी, डीएमके, बीएसपी, एनसीपी और सीपीएम और सीपीआई के नेता नहीं थे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री से अकेले मिलने को लेकर ये दल नाराज थे। Political party, according to their own convenience, they will move forward by suppressing the feeling of others. There is no unity in the opposition also. एक मकसद था, ये नोटबंदी का प्रभाव जो पड़ रहा है जनता के ऊपर। अब उस प्रभाव के बारे में हमने पहले दिन से कह रहे थे कि राष्ट्रपति महोदय को इसके अंदर शामिल करके उनको लपेटना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ खास नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कोई वो एकजुटता की मतलब वो भंग हो गई या वो उसके अंदर डिसरप्शन आ गया, वो बात नहीं है। सरकार को भी विपक्ष की एकता में आई दरार पर तंज कसने का मौका मिल गया। कांग्रेस पार्टी इस विषय के बारे में पूरा कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है। मोदी सरकार के इस पहल के बारे में पूरा देश साथ दे रहा है। वो उपचुनाव में भी हमारे सामने आ गया, इसलिए उसको देख नहीं, जमीन की हकीकत को देख नहीं पा रही है विपक्ष और कांग्रेस। 1 दिसंबर को 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और नोटबंदी से जनता को दिक्कतों का मुद्दा उठाया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि करप्शन के खिलाफ सरकार की कोशिशों का विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दल खुद को देश से ऊपर समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफसरशाही को लोगों को परेशान न करने की हिदायत दी गई है।
शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अवरोध के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले विपक्षी दल घोटालों के खिलाफ संसद को बाधित करते थे, अब ये विरोध काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयासों के लिए है। ट्रेजरी बेंच भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है, और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी से हो रही परेशानी 50 दिन के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी से पुराना हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। 8 नवंबर के बाद जो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, और ये डिजिटल व्यवस्था के कारण ये संभव होगा। और देश का हर व्यक्ति जी ये अफसरशाही का जुल्म सहने को तैयार नहीं है। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1971 में वांचू समिति ने नोटबंदी की सिफारिश की थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वो प्रधानमंत्री से मिले और किसानों की दिक्कतें दूर करने को कहा। राहुल ने गेहूं से आयात शुल्क हटाने को भी किसान विरोधी कदम बताया। उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों से जुटाए गए इन मांग पत्रों का मुद्दा शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के सामने रखा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री से मिलने संसद भवन स्थित उनके दफ्तर पहुंचे। राहुल ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 साल में किसानों की हालत बदतर हो गई है और सूखे ने कई किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से किसानों का कर्ज माफ करने, उनकी फसल की वाजिब कीमत दिलाने और बिजली का बिल हाफ करने की मांग की। जिस प्रकार सरकार ने 1,40 लाख करोड़ रुपए, 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। पंजाब के हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, यूपी के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कर्नाटका की बात उठाई गई, महाराष्ट्र की बात उठाई गई। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात गौर से सुनी, लेकिन कर्ज माफी पर कोई आश्वासन नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है, और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। दरअसल राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा की थी। इसमें किसानों से 2 करोड़ मांग पत्र जुटाए गए। ऐसी यात्रा पंजाब में भी हुई और वहां भी 30 लाख किसानों ने मांग पत्र भरकर अपनी समस्या बताई थी। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद किसानों को खाद बीज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे रबी की बुआई पर असर भी पड़ रहा है। That will definitely affect the entire sowing operation of the rabi, and it might affect the total production and productivity, because if the quality seed is not purchased and used, quality fertilizer is not used, I think that will affect. शरद पवार ने कहा कि किसान सहकारी बैंकों पर पूरी तरह निर्भर हैं, लेकिन वहां नकदी की कमी से किसानों को कर्ज नहीं मिल पा रहा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी और नोटबंदी की संवैधानिकता समेत 9 सवाल तय किए गए हैं। कोर्ट ने लोगों को राहत देने की बात सरकार पर छोड़ दी है। साथ ही इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है। इधर काले धन के खुलासे के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कल से शुरू होगी। नोटबंदी से जुड़ी अधिसूचना की वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ विचार करेगी। ये पीठ अधिसूचना से जुड़े 9 सवालों पर सुनवाई करेगी। इसमें अधिसूचना की संवैधानिकता के अलावा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और फैसले को बिना तैयारी के साथ लागू करने का सवाल शामिल है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ कई हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। ये गवर्नमेंट को अपना प्रूडेंस और विजडम देख के उनको देखना है। इस स्टेज पे कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा। ये मैटर उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा ये मैटर सुना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए।
साथ ही हर हफ्ते 24,000 रुपए निकासी की तय सीमा पर अमल हो। शीर्ष अदालत ने सरकारी यूटिलिटी केंद्रों में पुराने नोट के इस्तेमाल की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को डिसाइड ना करते हुए ये बात गवर्नमेंट के पाले में डाल दी है कि वो इस मामले को लेके, क्योंकि उन्होंने ही प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो वो ही पब्लिक के लिए इस प्रॉब्लम को दूर करें। इस बीच जिला सहकारी बैंक में जमा 8,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट को बदलने के लिए सरकार तैयार हो गई है। इस बात के बारे में केंद्र ने कोर्ट में जानकारी दी। इसके साथ ही लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी कि अगले साल 30 मार्च तक बैंकों में जमा अघोषित आय का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खुलासा किया जा सकता है। अगर आपने इनकम को घोषित किया तो उसके बाद सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या ऐसा कोई अन्य जो टैक्स के लॉ है उसके लिए इसको नहीं माना जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और वगैरह वगैरह उसमें लिखे हैं, जो 4-5 ऐसे एक्ट है जो क्रिमिनल प्रकार के हैं, उसमें से इस एक्ट से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। वहीं काले धन पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने ऐसे खातों से निकासी के लिए पैन नंबर और फॉर्म 60 देना अनिवार्य कर दिया है, जिनमें 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है या नोटबंदी के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार 30 दिसंबर के बाद कैश निकासी की समीक्षा करेगी। अभी एक हफ्ते में 24,000 रुपए तक ही निकाले जा सकते हैं। इस बीच नोटबंदी के बाद आयकर विभाग के छापों में 393 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और सोना जब्त किया गया है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और दूसरी जांच एजेंसियों ने 290 से ज्यादा मामलों में छापेमारी की है। इसमें 316 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जब्त की गई है। इसमें 80 करोड़ रुपए के नए नोट हैं। इसके अलावा 76 करोड़ रुपए की कीमत का सोना भी पकड़ा गया है। साथ ही बैंकों में बड़ी मात्रा में राशि जमा करने वालों को 3,000 से ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं। सरकार ने काले धन के बारे में जानकारी देने के लिए एक नई ईमेल आईडी जारी की है। Total seizure of 393 crore. Talking that admitted concealed income on the basis of these surveys is about 2,600 crores. So this is absolutely based on credible information and after analyzing the data with our data bank. शुक्रवार को भी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने नेल्लोर के एक होटल से 1 करोड़ 54 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए। वहीं महाराष्ट्र के वासिम से पुलिस ने 41 लाख रुपए जब्त किए हैं। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10-11 लोक होते, त्याच्याविषयी काही सविस्तर सांगू शकलो नाही। त्याबाबतची माहिती आम्ही इन्कम टॅक्स विभागाला दिली आहे आणि सर्व पुढची कारवाई करता ही रक्कम त्यांच्याकडे सकाळी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येईल। नोटबंदी के बीच डिजिटल लेन देन की सुविधा देने वाली ई वॉलेट कंपनी पेटीएम ने शिकायत दर्ज कराई है कि 15 ग्राहकों ने उसके साथ 6,15,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से मंजूरी के साथ ही निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई। विधेयक में विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन 3 से बढ़ाकर 4% किया गया है। साथ ही ऐसे लोगों के साथ भेदभाव पर 2 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। ये विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हुआ था। भारत ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बीच मुलाकात पर चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस कार्यक्रम में दलाई लामा और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। 10 नवंबर को हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के कल्याण से जुड़ा हुआ था। भारत ने कहा कि दलाई लामा सम्मानित आध्यात्मिक नेता हैं। चीन ने कहा था कि भारत को चीन की चिंताओं का ख्याल रखना चाहिए। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना लिए। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके 2 विकेट महज 21 रन पर ही गिर गए। इसके बाद मोइन अली ने जोए रूट और बैरस्टो के साथ मिलकर पारी संभाली। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली 120 और बेन स्टोक 5 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की ओर से तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 1 और रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।